हेलो टू ऑल। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमको बेसिकली इंटरव्यू में बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आपको पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो कुछ टॉप 30 मेरे क्वेश्चंस मैंने इसमें सर्च आउट करे हैं और उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ 4th ईयर। आपको एक बार ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर रीड आउट कर लीजिएगा, जब भी आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से कुछ एक आध क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपसे कोई पूछता है टेक्सचर ऑफ रॉक। रॉक का टेक्सचर हमको जानना क्यों जरूरी है साइट पे। बिल्डिंग मटेरियल का जो मेरा मेन आज का जो मोटिव था वो यही था कि हम लोग जो साइट पे बेसिकली हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बेसिक कुछ ना कुछ नॉलेज हो कि ताकि आप इंटरव्यू दो तो आपको वहाँ इसका कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा मिले। तो टेक्सचर जो होता है आपका टेक्सचर ऑफ रॉक, अब टेक्सचर ऑफ रॉक की परिभाषा की बात करूंगा मैं। तो टेक्सचर ऑफ रॉक हमको क्यों जाना जरूरी है, जब हम हमारे फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है हमको डिफरेंट लेयर्स में हमको कैटेगराइज मिलती है रॉक, हमको डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो क्या है, कैसे दिख रही है, क्या उसका शेप है, तो ये टेक्सचर जो बताता है ये उसकी डेफिनेशन को बताता है। या आपको लैब में भी जब आप काम करते हैं लैब वगैरह में तो आपको ये लिखना पड़ता है कि उसका टेक्सचर क्या है। रॉक का सैंपल जो आपने लिया था, जो सॉइल का सैंपल लिया था उसका सैंपल का टेक्सचर क्या है, शेप क्या है, किस तरह से दिख रहा है, कोहेसिव है, नॉन कोहेसिव वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपको आपके ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको ड्यूरिंग द साइट एग्जामिन आपको ध्यान रखना रहता है। Then terracotta. Terracotta is a refractory clay product used for making terracotta tiles and terracotta bricks. There are two types terracotta, एक होता है पॉलिश और एक होता है पोरस। तो टेराकोटा बेसिकली क्या होता है, ये एक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट होते हैं जो टाइल्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम लोग और एक ब्रिक के रूप में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन आपसे साइड पे हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ ले जाए कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आप बताएं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं ओपीसी सीमेंट या पीपीसी सीमेंट, तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उसके कंपोनेंट की बात करूंगा मैं, तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेरा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो ये इसके चार बेसिक कंपोनेंट हमको सीमेंट के ड्यूरिंग द इंटरव्यू या ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसमें आप इसका ध्यान रखें। देन एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जब आप एग्रीगेट जब आप कोई माइंस में जाते हैं, जो खदान वगैरह में जाते हैं और जो एग्रीगेट के जो पार्टिकल्स निकलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पार्टिकल किस टाइप के हैं। ठीक है, द शेप ऑफ एग्रीगेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेक्सचर ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगी, बल्क डेंसिटी निकालना पड़ेगी, सरफेस मॉइस्चर कंटेंट निकालना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी निकालना पड़ेगी, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट निकालना पड़ेगा एंड डिटेरिएशन मटेरियल इन एग्रीगेट। अब ये डिटेरियस मटेरियल कौन सा हो सकता है कि उस पर अननेसेसरी कुछ मटेरियल उस पर स्टिक आउट हो जाते हैं, तो हमको मटेरियल उसमें देखना पड़ेगा ज़्यादा स्टिक तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो हम उस टाइप की गिट्टी को हम लोग उसको अवॉइड करें। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज कि माइल्ड स्टील एंड कार्बन स्टील में डिफरेंस क्या है। माइल्ड स्टील कार्बन स्टील यूज़ कहा जाता है आपको आपको जब आप स्टील में जब आप लोहा परचेस करने जाते हैं तो आपको कभी भी पता, जब आप परचेस करेंगे तो बहुत से टाइम पे आपको जो कंपनी के रेट्स है, मान लीजिए आज जो रेनफोर्स सरी का रेट चल रहा है 55 रुपये किलो चल रहा है, तो अगर मैं किसी अच्छे ब्रांड का लूँगा तो हो सकता है वो 60 रुपये का हो, अगर मैं थोड़े मिडिल ब्रांड का लूँगा तो हो सकता है 55 रुपये का हो, लोअर ब्रांड का लूँगा तो हो सकता है 50 रुपये का हो। तो ये सब कैटेगरी क्यों डिफरेंट हो रही है, उसमें कार्बन परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगा तो रेट कम ज़्यादा रहेगा। इसका वेरिएशन की वजह से हमको ये जानना जरूरी है कि माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील क्या होता है। तो माइल्ड स्टील हैज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिटवीन 0.16 एंड 0.33%. Carbon steel has more carbon up to 2% and these allow it to harden and temper. तो कार्बन स्टील के अंदर क्या रहता है, जो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा रहेगी कार्बन की और माइल्ड स्टील में कार्बन क्वांटिटी कम रहेगी, बस डिफरेंस यही है। पर ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कार्बन की वजह से हमारे जो वेट है वो कैसे इंक्रीज या अप डाउन हो रहा है, या आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब एडहेसिव, अब आपसे आप बहुत बाजार में जब आप एडहेसिव परचेस करने जाते हैं, 6 पॉइंट एडहेसिव,
अगर आप एडेसिव परचेस करने जाते हैं, एडेसिव आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन beside their role in adhesion processes, they can be used for other purpose such as sealing agents in order to eliminate the effect of self-loosening caused by dynamic load, sealing of area to prevent oxidation and corrosion and water break. अब एडेसिव का बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है? एडेसिव आप लोग यूज करते हैं जब आपको डायनेमिक लोड आ रहा है वहां पर, या आपको सीलेंट लगाना हो, जब आपको पेरीफेरी जो आपकी क्रैक्स वगैरह को फिल आउट करना हो, या फिर आपको वाटर प्रूफिंग करना हो, तो वहां पर आप एडेसिव यूज करेंगे। तो एडेसिव का पर्पस फॉर वाटर प्रूफिंग भी आप जस्ट आपसे कोई साइड पूछे व्हाट इज एडेसिव, तो आप कह सकते हो कि एडेसिव इज अ वाटर प्रूफिंग मेथड। देन सेवंथ वन इज मॉड्यूलर ब्रिक्स। अब आपको ये पता है कि हमको जो डे टू डे लाइफ में हम जो ब्रिक्स यूज करते हैं वो कन्वेंशनल ब्रिक्स होती है। कन्वेंशनल ब्रिक्स किस टाइप की होती है? वो ब्रिक्स जिसके अंदर हम जो हमारा जो सॉइल से बनती है। पर आजकल के नए फॉर्मेशंस में हम लोग एएससी ब्लॉक्स देखते हैं, फ्लैश ब्रिक्स देखते हैं, या और डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास ब्रिक्स अवेलेबल हैं, जो हम लोग डायरेक्टली हमारे प्री कास्ट ब्रिक्स होती है जो डायरेक्टली हम लोग फैक्ट्री पे उसको बनाते हैं और डायरेक्टली हम लोग उसको असेंबल कर देते हैं। तो ये मॉड्यूलर टाइप्स की ब्रिक्स होती है। होता है मॉड्यूलर टाइप्स की जो ब्रिक्स है इनका साइज वेरी करे टू द स्टैंडर्ड ब्रिक्स। कहीं ना कहीं जाके ये ब्रिक्स का साइज होता है वेरी करता है। अब नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड स्टेयरकेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेयरकेस आप डिजाइन कर सकते हो, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आप क्या क्या उस स्टेयरकेस में चीजें देखेंगे? तो बेसिकली आप लोगों को स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले उसकी लोकेशन। आपकी स्टेयरकेस ऐसी होनी चाहिए जो इजीली असेसेबल हो पूरी हर कॉर्नर के, जो आपकी बिल्डिंग के कॉर्नर से, ठीक है। विड्थ ऑफ स्टेयर आपको एज पर आईएस को रिकमेंड करता है, आपको रिकमेंड होना चाहिए। लेंथ ऑफ फ्लाइट जितनी होनी चाहिए वो आईएस को रिकमेंड करता है, आपको पता होना चाहिए। पिच पिच उसका जिसका एंगल है कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा इंक्लाइंड हो जाए या एकदम लाइट स्लोप हो जाए। तो ये आपको ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हेड रूम जो है आपका, हेड रूम लगभग आप 8 फीट के आसपास का रहता है। किस टाइप का मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हैं? आप वुडन यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं, आरसीसी यूज़ कर रहे हैं, या आप और कुछ नई कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, तो ये आपको मटेरियल पता होना चाहिए। लैंडिंग स्टेप्स कितनी होनी चाहिए, प्रपोर्शन प्रॉपर प्रोपोर्शनेट हो आपकी बिल्ड स्टेयरकेस। तो ये आपको बेसिक स्टेयरकेस में अच्छी रिक्वायरमेंट की ये 4-5 डेफिनेशन होती है। देन थ्रेड एंड राइजर साइज। अब थ्रेड एंड राइजर साइज क्या होते हैं? अब थ्रेड आपको, जैसे कि आपको पता है, जिसको थ्रेड वो चीज़ होती है जिसपे हम लोग हमारा पैर को रखते हैं, हमारे जो लेग्स है उसको रखते हैं, तो वो होता है थ्रेड। और राइजर क्या होते हैं? जो हम लोग अपलिफ्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द राइजर। तो रेट जो रहता है लगभग आप मान के चलिए कि 10 इंच के आसपास का रहता है। अगर साइड में क्वेश्चन पूछा जाए या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि 10 इंच कितना होता है, ठीक है। 1 इंच का होता है 25 mm, तो 10 इंच होगा आपका 250 mm के आसपास। तो 250 mm का ट्रेड होना चाहिए और राइजर होना चाहिए 4 से 6 इंच के बीच में। अगर आप कमर्शियल डिजाइन कर रहे हैं तो 100 mm होना चाहिए आपका राइजर, और आप रेसिडेंशियल डिजाइन कर रहे हैं तो अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ 150 mm के आसपास आपका राइजर होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द साइट, ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको ध्यान रखना है। द प्रोसीजर ऑफ कैरिंग आउट प्लास्टर इन सीमेंट मोर्टार और न्यू एंड ओल्ड वॉल सेपरेटली। अब ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। जब आपका प्लास्टर नया है तो आप उस नए प्लास्टर को आप स्टिक कैसे करें अपने ब्रिक पे, और पुराना अगर प्लास्टर उसको निकाल के वापस कैसे स्टिक करें अपने ब्रिक पे। तो पहली चीज सीधी बात है, आप लोगों ने प्लास्टर देखा होगा। अगर मैं ट्रेडिशनल व्यू से बात करूंगा नए प्लास्टर करने की, तो ब्रिक के ऊपर मैं हल्का पहले मोटा दाना लगाता हूँ रेती का, फिर उसके ऊपर मैं लाइट दाना स्टिक करते हुए, मिक्स करते हुए मोटार को मैं अपने प्लास्टर को कंप्लीट करता हूँ। वाइस वर्सा अगर मैं ओल्ड प्लास्टर की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे ओल्ड प्लास्टर जो है उसको पहले मुझे निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, जो चिकन मैश आती है जिसको बोलते हैं मुर्गा जाली, आपको पूरी आपकी पेरीफेरी पे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये वीक पॉइंट था तो प्लास्टर के लास्ट प्लास्टर्स के, तो उस प्लास्टर पे जाके आपको पहले उस मुर्गा जाली को लगाना पड़ेगा, चिकन मैश को लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपना प्लास्टर स्टिक आउट, आपका पहले राला करके जो सीमेंट का स्लैरी बना के उस पर पहले राला करो, उसके बाद उसको रेती और सीमेंट के मिक्सचर से उसको स्टिक आउट करो। तो ये मेथड होती है पुराने प्लास्टर और नए प्लास्टर को चेंज करने की। देन इम्पोर्टेंट स्टोन यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से हमको इंपॉर्टेंट स्टोन यूज होते हैं जो नेचुरल होते हैं। पहला होता है, सबसे पहले आपको पता है रेड स्टोन, सभी को पता है रेड स्टोन, लाल पर्चिस को बोलते हैं हम लोग।
देन ग्रेनाइट आप स्टेयर्स में, आप किचन्स वगैरह में उसका यूज़ करते हैं। देन आपके हो गए कोटा स्टोन जो आप फ्लोरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। देन हो गया मार्बल जो आप टेम्पल्स वगैरह में या ऐसी कोई ऑर्नामेंटल्स वगैरह में आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, किसका, आपका मार्बल वगैरह का। तो ये बेसिकली आपके 4-5 टाइप के स्टोन्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये कैसे हम कहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन करते हैं और उनका रेट क्या है। अब रेट की बात करूंगा मैं मार्बल की, तो मार्बल का रेट आपका पड़ता है लगभग 100 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का। कोटा स्टोन पड़ता है आपका 23-24 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का। आपका रेड लाल पर्सी पड़ती है 15-20 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास की। आपकी जो ग्रेनाइट रहती है वो 100 से लेकर 200 रुपये स्क्वायर फीट में कहीं जाके वेरी करती है, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ द ग्रेनाइट। अगर आप जेड ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लेंगे तो हो सकता है 220-280 रुपये तक का जा सकता है, और लोअर कैटेगरी का ग्रेनाइट लेंगे तो वो 100 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये के आसपास ग्रेनाइट आपको पड़ेगा। द एडवांटेज ऑफ, अब नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिंग ब्रिक्स। आप जो पकी हुई ईंटों का जो चलन है वो क्यों आया था, उसका एडवांटेज क्या है। these bricks are material you in these bricks material are used to create structure, heat treating structures such as kiln and furnace. The best benefit of using refractory bricks is to ability to endure extremely high temperature because of the exceptional insulating nature और quality। अब बेसिकली रिफ्रैक्टिंग ब्रिक्स का मतलब यही हुआ कि आपकी जो ब्रिक्स है आप लोग वो यूज कर रहे हैं जो भट्टी से ऑलरेडी पकी हुई है, तो इसकी जो बर्निंग प्रॉपर्टी है वो बहुत हाई रहती है, और इसलिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन को हम लोग करते हैं कि आप लोग इसको यूज करें। Next question is bulking of sand. So the increase in the volume of sand due to increase in moisture content is called a bulking of sand. और ये bulking of sand आपके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए for the construction of concrete। अगर वो 5% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो आपने जो क्वांटिटी आपने मेजर करी थी कॉन्क्रीट की वो अप डाउन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप सैंड अगर बल्किंग आ रही है तो 5% ज़्यादा नहीं है। अब कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। Compaction is the process which expels entrapped air from freshly placed concrete and packs the aggregate particle together so as to increase the density of concrete। ठीक है, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि आप जो फ्रेश कंक्रीट के अंदर अगर कुछ में एयर वॉइड्स रह गए हैं तो उसको वो रिमूव करेगा पहले, और उसके बाद क्या करेगा, वो जो आपस में एग्रीगेट और जो सैंड है उसको आपस में क्या करेगा, वो कॉम्पैक्ट कर देगा, पैक कर देगा। तो कॉम्पैक्शन का बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है, कॉम्पैक्शन हम कितने टाइप से कर सकते हैं, आप बाय हैंड कर सकते हैं, बाय मशीन कर सकते हैं, बाय टेबल कर सकते हैं, और नेचुरल आपको क्या, आप सिंगल रॉड ले लीजिए उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी है हमारे कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट की। देन डीपीसी, ये बहुत यूजफुल चीज है। व्हाट इज डीपीसी, डीपीसी का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए साइड पे, डैम प्रूफ कोर्स। अब डैम प्रूफ कोर्स का बेसिकली यूटिलाइजेशन होता है आपके प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में जाके। क्या होता है, जब जब नीचे से मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर क्या करता है, मतलब जो ग्राउंड लेवल से मॉइस्चर हमारे प्लिंथ लेवल पे चढ़ता है तो क्या करता है, हमारी जो फ्लोरिंग को डिसबैलेंस कर देता है। उसको बचाने के लिए और टर्माइट्स को बचाने के लिए जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल पर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे डोर विंडो पूरे सबको खराब कर देते हैं। उससे उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं। और डीपीसी लगभग आपके 4 इंच के आसपास की होती है। और डीपीसी करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके नीचे की सॉइल में कुछ डिसबैलेंस होता है तो आपके अपर फ्लोरिंग में कभी जाके उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब बीसी क्या है यहाँ पर, बिटुमिनस कंक्रीट, और एसडीबीसी क्या है, सेमी बिटुमिनस कंक्रीट, ये आपको फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। अब कंक्रीट को नापने की, मेजरमेंट करने की 2-3 तरह से आप मेजर कर सकते हैं। आप क्यूबिक फीट में कर सकते हैं, क्यूबिक यार्ड में कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर में कर सकते हैं। तो there are 3 मेथड फॉर कंक्रीट फॉर मेजरमेंट, क्यूबिक फीट, क्यूबिक यार्ड, क्यूबिक मीटर। देन व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। the, the period of elapsing between the time when water is added to cement, the time at which the needle fails to pierce the test block। ठीक है, आप जब आपने पानी मिलाया है और आपकी जो नीडल है वो ब्लॉक के अंदर पियर्स होना रुक जाए, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। और ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल होता है आपका 10 आवर्स। ये आपको बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखने रहेंगे।
अब लीच चैटलर मेथड क्या होती है? लीच चैटलर मेथड से हम साउंडनेस निकालते हैं, लाइन कंटेंट निकालते हैं, और ये 10 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लैब में आप लैब पे इंटरव्यू देंगे, उसमें आपको काम में आएगा। देन एडमिक्सचर्स, अब आप डिजाइन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसमें आपको एडमिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? Suitable material known as admixture may be added by concrete mix just before or during the mixture to avoid to modify one or more properties of the concrete in the plastic and in the construction in the plastic and hardened structure. अब बेसिकली एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? एडमिक्सचर्स वो एजेंट्स होते हैं जो कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। एडमिक्सचर आपको वाटर प्रूफिंग के एजेंट में काम में आते हैं। ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है एडमिक्सचर्स की। हम लोग को साइड पे ध्यान रखना है कि आप किस टाइप का एडमिक्सचर और कितना डोज उसका उसमें यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटर। मोटर क्या है? आपको सभी को पता होगा। मोटर हमारे आपको यूज होता है प्लास्टर में, आपको जुड़ाई करने में, आपको फ्लोरिंग करने में मोटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। पर डिफरेंट टाइप के मोटर्स होते हैं। लाइम मोटर होता है, सुल्की मोटर होता है, आपका मड मोटर होता है और सीमेंट मोटर होता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के आपके मोटर्स है। और हम लोग जो हमारी बिल्डिंग में यूज करते हैं वो करते हैं सीमेंट मोटर। देन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अगर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट की बात करूंगा तो क्या होता है? द इजी टू बीच द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ये होती परिभाषा, ये होती एग्जाम, इसकी डेफिनेशन कि किस तरह से मैं अपना कॉन्क्रीट बना रहा हूँ, किस क्वालिटी का बना रहा हूँ, ताकि मुझे वो साइड पे उसको पोर करने में कितना इजी रहे, ट्रांसपोर्ट करने में कितना इजी रहे। दैट्स कॉल्ड द वर्केबिलिटी। और वर्केबिलिटी नापने की जो प्रक्रिया होती है, जो टेस्ट होता है, वो होता है स्लम कोड टेस्ट। आप लोगों को आई थिंक पता होगा। Then the treatment given to the next question is what is waterproofing? A treatment given to the roof of a building to prevent the roof from the leakage of water. पानी को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं? जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाटरप्रूफिंग। देन आप जब एंटी टर्माइट लेने जाए तो एंटी टर्माइट के अंदर जो मेन केमिकल होता है वो होता है डेलेड्रिन। आपको ये पढ़ना होगा कि उसमें मेन केमिकल कौन सा है, तो वो होता है डेलेड्रिन। देन व्हाट इज डेडो? डेडो का भी बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन होता है। व्हाट इज डेडो? अब डेडो का यूटिलाइजेशन क्या होता है आपको बेसिकली पता होना चाहिए। डेडो हम लोग यूज करते हैं बाथरूम की टर्मिनोलॉजी में। जब हमारे जो 4 फीट या 5 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स को हम क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं डेडो। या फिर अगर मैं उसको प्लास्टिक पेंट से या फिर उससे ऑयल पेंट से अगर मैं 3 या 4 फीट तक कलर कर देता हूँ तो उसको भी मैं बोलूंगा डेडो। और ये इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है स्क्वायर फीट में। द फाउंडेशन इन विच कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन टू फुटिंग इज कॉल्ड स्टेप फाउंडेशन। जब आप दो कैंटिलीवर बीम को ज्वाइन करेंगे आपस में तो उस फुटिंग को क्या बोलूंगा मैं? स्टेप फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9 cm of a brick as seen in the wall face is generally known as a header। जब आप लोग हमारे ब्रिक के जो फ्रंट साइड से जो 9 by 9 सेंटीमीटर की तरफ से आप उसको प्लेस करेंगे और उसको देखेंगे तो उसको क्या बोलूंगा मैं? हेडर। The auger boring are not common in soils that require lateral supports। ये क्या होता है? ऑगर मशीन के थ्रू हम लोग करते हैं। जो ऑगर मशीन के थ्रू हम जो सॉइल निकालते हैं वो लेटरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज पिच रूफ आर प्रिफर्ड इन एरिया हैविंग हेवी रेनफॉल। जो आपका जो पिच रूफ जो हम लोग लेके चलते हैं, आपकी जो स्टिक रूफ होती है, पिच रूफ होती है, टाइप्स ऑफ रूफ की जब बात करूंगा मैं तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप कोई हैवी रेनफॉल की तरफ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जो रूफ रहेगा वो क्या रहेगा? पिच रूफ रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेरी फ्रेमवर्क इज नोन एज स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो टेम्परेरी रहता है, वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन रहता है एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंडिंग उसको हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एंड मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के क्वेश्चंस थे जो आप लोगों साइट पे और आपको इंटरव्यू में और आपको एग्जाम्स में आपको ये काम में आएंगे। और आई होप कि इसमें कुछ आपको नॉलेज मिला हो। और आपको इसके अलावा और कुछ वीडियो बनवाने हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और उस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।